काम करो ऐसे की पहचान बन जाए, काम करो ऐसे की पहचान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है दोस्त। मगर दम है तो जियो ऐसे की पहचान बन जाए, मगर दम है तो जियो ऐसे की पहचान बन जाए। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने SJI स्टडी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जैसा कि ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, उसी में हम लोग आज अगला वीडियो लेकर आए हैं। उसी में हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी में अगला वीडियो, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल का वर्गीकरण। यानी कि वायुमंडल जो हमारे पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है, यानी कि गैसों का एक ऐसा पूरा सिस्टम है, कई गैसों का मिश्रण है, वो पूरा वायुमंडल कहलाता है। वो कई परतें उसमें हैं, तो वो हमारे पृथ्वी को पूरा चारों तरफ से घेरा हुआ है। तो उस वायुमंडल से क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे विस्तार से। तो यहाँ पे हमने एक चार्ट पूरा बनाया है, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा। इसी चार्ट से हम लोग आज अध्ययन करेंगे कि कितने परतें हैं, वायुमंडल क्या है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि हमें एग्जाम बेस्ड पढ़ना है, जो कि एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन सभी को भी हमें जानना है कि कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे विस्तार से। वायुमंडल क्या है, वायुमंडल कैसे बना है, तो हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे। तो यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हमारी हेडिंग है क्या, वायुमंडल का वर्गीकरण। आज हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे 4-5 लाइनें खींची हुई हैं। तो इन सभी के बारे में हम लोग वन बाय वन अध्ययन करेंगे। तो यहाँ से जैसे कि यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा क्या, ध्रुव इधर है और ये विषुवत रेखा है। यानी कि यदि हम इसे पृथ्वी मान लें, पृथ्वी मान के पृथ्वी को एक ऐसे पार्ट में काटें, पृथ्वी का ये मान लीजिए एक पार्ट, यानी कि पृथ्वी की सतह से ऊपर का एक ऐसे पार्ट हुआ, तो एक तरफ ध्रुव हुआ, एक तरफ विषुवत रेखा हुई। तो ध्रुव और विषुवत रेखा से ऊपर हम लोग जाएंगे, तो यहाँ पे इधर हम लोग मानेंगे क्या, हमारा ध्रुव है और इधर विषुवत रेखा है। तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो हमारे वायुमंडल की पहली परत है, यानी कि जो हमारे वायुमंडल से जैसे हम पृथ्वी की सतह पर जैसे हम लोग खड़े हैं, तो पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई तक, जो कि हम आपको आगे बताएंगे क्या ऊंचाई है, कैसे है। तो पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई तक क्षोभ मंडल, यानी कि सबसे पहली परत जो हमारी है वो क्या है, क्षोभ मंडल। यहाँ पे लिखा हुआ है क्षोभ मंडल। यानी कि इसे आप लोग इंग्लिश में भी सभी परतों को याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में हिंदी में ना देकर इंग्लिश में प्रश्न पूछ देता है, तो अक्सर लोग गलत कर देते हैं। तो क्षोभ मंडल को कहते क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर। यानी कि आप स्ट्रेटोस्फीयर भी ध्यान रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्षोभ मंडल ना देके कभी कभी स्ट्रेटोस्फीयर लिखा रहता है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे पृथ्वी के सबसे नजदीक परत कौन सी है। यदि प्रश्न पूछा जाए तो ये क्षोभ मंडल होगा, और इंग्लिश में यदि लिखा हो तो स्ट्रेटोस्फीयर होगा। उसके बाद यहाँ पे आता है क्या, समताप मंडल। इसको भी जानेंगे। ये समताप मंडल, इसको इसको बोलते हैं क्या, स्ट्रेटोस्फीयर। ये हमारा ट्रोपोस्फीयर हुआ, स्ट्रेटोस्फीयर हुआ। उसके बाद यहाँ पे आते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, मिजोस्फीयर। यहाँ पे मध्य मंडल हुआ। और ये पांचवा क्या है, आयन मंडल, यानी कि आयनोस्फीयर। और ये हमारा है क्या, वायुमंडल, यानी कि एक्सोस्फीयर। अब हम लोग आते हैं इसके विस्तार से, इसके बारे में अध्ययन करते हैं, और कौन कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक है ये भी जानेंगे। तो आइए यहाँ पे अब हम लोग यही क्षोभ मंडल से शुरुआत करते हैं कि क्षोभ मंडल की क्या विशेषताएं हैं, क्या उसके गुण हैं, इन सभी का हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि परिवर्तन मंडल, यानी कि इसे परिवर्तन मंडल कहा जाता है। जो भी मौसम संबंधी परिवर्तन, जो भी मौसम संबंधी परिवर्तन हम लोग देखते हैं अपने वायुमंडल में, यानी कि पृथ्वी से ऊपर जो भी बादल दिख रहे हैं, धूप है, वर्षा हो रही है, तो ये सभी मौसम संबंधी प्रश्न, यानी कि ठंडी पड़ रही है, ये सभी जितने भी परिवर्तन हैं, ये हमारे पृथ्वी के क्षोभ मंडल में ही होते हैं। यानी कि पृथ्वी से जैसे ही ऊपर जाएंगे, तो ये इसकी ऊंचाई इधर विषुवत रेखा की तरफ, यानी कि इसकी ऊंचाई पृथ्वी पर एक समान नहीं है। विषुवत रेखा की तरफ लगभग 18 किलोमीटर है। और इधर जब हम लोग आएंगे ध्रुवों की तरफ, तो ये 8 से 10 किलोमीटर बचती है। यानी कि इधर जब हम लोग देखते हैं तो 18 किलोमीटर है। और जब हम लोग ध्रुव की तरफ आते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे लाइन टेढ़ी क्यों है, तो इसका रीजन यही है कि उधर 18 किलोमीटर के करीब है और इधर 8 से 10 किलोमीटर है। यानी कि ध्रुवों की तरफ ये हमारा क्षोभ मंडल सिकुड़ा हुआ है। ध्रुवों की तरफ हमारा क्षोभ मंडल जो है
सिकुड़ा हुआ है और इसी को संवहन मंडल कहा जाता है, यानी कि इसी को संवहन मंडल कहा जाता है। यानी कि संवहन संवहन यानी कि हवा से रिलेटेड है और इसी में बादल पाए जाते हैं। यानी कि जो भी हमारे बादल, अभी हमने आपको बताया कि सारे परिवर्तन इसी क्षोभ मंडल में होते हैं, तो जो भी हमारे बादल पाए जाते हैं, वर्षा होती है, हमने पहले ही बताया, तो ये सब इसी में क्षोभ मंडल में होते हैं। चूंकि बादल पाए जाते हैं तो बादल के भी कई प्रकार होते हैं। बादल के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि पक्षाभिस्तरी बादल, वर्षा कपासी बादल, इस तरह से कई बादल, करीब 10 टाइप यानी कि 10 प्रकार से कुल 6 प्रकार के बादल बनते हैं। तो उन सभी को जब हम लोग पढ़ेंगे वर्षा, तो उसमें अध्ययन करेंगे। लेकिन यदि पूछा जाए कि सबसे अधिक वर्षा किस बादल से होती है, तो पक्षाभ यानी कि कपासी वर्षा बादल से होती है। और सबसे ऊपर कौन से बादल पाए जाते हैं, तो पक्षाभिस्तरी बादल हैं। तो इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे बाद में। हम लोग केवल यहाँ पे अभी वायुमंडल का अध्ययन कर रहे हैं, तो वायुमंडल के बारे में जानेंगे। तो इसे हम लोग क्या है, इससे बादल पाए जाते हैं, वायुयानों का संचालन होता है। एक्चुअल यदि देखा जाए तो वायुमंडल के उड़ाने के लिए आदर्श मंडल हमारा कौन सा है, समताप मंडल। लेकिन एक्चुअल में वायुयान उस पर उड़ाए नहीं जाते हैं, अक्सर ये सब क्षोभ मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। इसके उड़ाने का रीजन यहाँ पे ये है, समताप मंडल में इसमें तापमान में भी समानता लगभग पाई जाती है। और यहाँ पे चूंकि मौसम संबंधी परिवर्तन क्षोभ मंडल में होते रहते हैं, और जब इससे ऊपर जाते हैं हम लोग, समताप मंडल में आते हैं, तो वहाँ मौसम संबंधी परिवर्तन भी कम होता है और वायु वातावरण यानी कि वायुमंडल हमारा थोड़ा शांत होता है, तो वहां पे विमानों को उड़ाना आसान होता है। तो आदर्श, यदि प्रश्न पूछा जाए हमारा कि वायुयान को उड़ाने के लिए आदर्श मंडल कौन सा है, तो आप हम लोग जवाब क्या देंगे, या आप लोग जवाब देंगे क्या, समताप मंडल। यानी कि वायुयानों को उड़ाने के लिए आदर्श मंडल कौन सा है, तो हमारा समताप मंडल है। यदि प्रश्न यह पूछा जाए कि वायुयान उड़ाए किस मंडल में जाते हैं, तो क्षोभ मंडल में। यानी कि जो हमारे ये सब वायुयान यानी हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन वगैरह जो यात्री गाड़ियां चलते हैं, प्लेन, तो वो सब इसी में उड़ाए जाते हैं। जब हमारे फाइटर प्लेन यानी कि जो युद्धक विमान है, जब उनको उड़ाया जाता है तो ऊपर उड़ते हैं, क्योंकि उनको स्पीड में उड़ना रहता है, तो इसमें उनको परेशानी होती है। और ये समताप मंडल में आते हैं तो वो ज्यादा स्पीड से उड़ पाते हैं। तो ज्यादातर जेट विमान जो है हमारे, वो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं, और जो छोटे विमान है वो सब इसमें क्षोभ मंडल में रहते हैं। तो आप लोग इनको ध्यान रखिएगा कि यदि प्रश्न पूछा जाए कि वायुयान या जेट विमान उड़ाने के लिए आदर्श मंडल कौन सा है, तो समताप मंडल हम लोग बताएंगे। और उड़ाए किसमें जाते हैं, तो हम लोग बताएंगे क्षोभ मंडल में। और यहाँ पे जैसे कि हम लोग पृथ्वी की सतह से जैसे हम लोग ऊपर चलते हैं, यानी कि ऊपर चलना स्टार्ट किए, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ऊपर सूर्य है। ऊपर सूर्य तो है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा। लेकिन ऐसा ऐसा सत्य नहीं है। ऐसा एक्चुअल में सत्य नहीं है कि जैसा हम लोग सोच रहे हैं कि ऊपर से सूर्य चमक रहा है, तो हम लोग जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो वैसे वैसे तापमान बढ़ेगा। ऐसा नहीं है। यदि हम इस समय पृथ्वी से यानी कि विषुवत रेखा पर यदि हम लोग हों, और विषुवत रेखा या ध्रुव पर भी हों, तो यदि हम पृथ्वी से ऊपर जाएं, पृथ्वी से ऊपर चलें तो क्या होगा, प्रति 165 मीटर प्रति 165 मीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आएगी। यानी कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे क्षोभ मंडल में, तो तापमान घटता जाएगा। क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान में कमी आएगी, और वो कमी की दर क्या है, प्रति 165 मीटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि इसे किलोमीटर में काउंट करना हो तो प्रति किलोमीटर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि हम लोग पृथ्वी की सतह से ऊपर चलना स्टार्ट किए तो हमारा तापमान बढ़ता नहीं बल्कि घटने लगता है। तो ये घटने की दर यहाँ पे हमने बताया कि प्रति 165 मीटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रति 1 किलोमीटर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड, उसी को बदला गया है। और ये प्रक्रिया कहाँ तक चलती है, ये 18 किलोमीटर तक। हमने बताया कि क्षोभ मंडल जो हमारा है वो 18 किलोमीटर विषुवत रेखा की तरफ है और 8 से 10 किलोमीटर ध्रुव की तरफ है। तो ये हमारी प्रक्रिया क्षोभ मंडल में चलती है। और क्षोभ मंडल की सीमा यानी कि इसके हमारे समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बॉर्डर पे आते आते हमारा तापमान घटकर -80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। यानी कि हमारा तापमान यहाँ पे इसके बॉर्डर पे आते आते घटकर -80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि हमने इसको तो पढ़ा दिया क्षोभ मंडल, उसके बाद आते हैं समताप मंडल में।
अब समताप मंडल के बारे में जानेंगे कि समताप मंडल क्या है। तो इसे इंग्लिश में आप लोग याद रखिएगा बस, स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं और इसको क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर। अक्सर इसी में कंफ्यूजन होता है कि स्ट्रेटोस्फेयर कौन सा है और ट्रोपोस्फेयर कौन सा है, क्योंकि मीजो यानी कि मध्य है, आयनोस्फेयर आयन मंडल और एक्सोस्फेयर वायुमंडल, लेकिन इसी में अक्सर कंफ्यूजन होता है कि स्ट्रेटोस्फेयर बोलेंगे, क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर बोलेंगे, तो इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे है कि समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर हुआ, जेट विमान उड़ाने के लिए आदर्श मंडल है, ये हमने आपको बताया। उसके बाद यहीं पे इसी के कुछ किलोमीटर से और ये मध्य मंडल के 55 किलोमीटर की ऊंचाई तक, यानी कि 20-25 किलोमीटर से 55 किलोमीटर के ऊंचाई तक एक हमारी ओजोन परत है, यानी कि ओजोन परत यानी कि एक सुरक्षा कवच के तरीके पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है और वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सूर्य से रक्षा करती है, यानी कि वो जो भी पराबैंगनी किरणें हैं उनको मैक्सिमम परावर्तित कर देती है और उनकी फ्रीक्वेंसी जो आती भी है उनकी फ्रीक्वेंसी इतना कम हो जाती है कि पृथ्वी तक आते आते उनकी क्षमता समाप्त हो जाती है, यानी कि इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। ये हमारी ओजोन परत जो है बहुत ही पृथ्वी के लिए आवश्यक है। इसकी अक्सर एक बार ध्रुवों पर भी इसकी में ओजोन परत में छिद्र देखा गया था, यानी कि ओजोन परत की एक कुछ ऊंचाई यानी कि कुछ मोटाई की लिमिट होती है। यदि कहीं पर भी ओजोन परत में 220 डॉप्सन, डॉप्सन एक इसकी इकाई है ओजोन परत नापने की, तो 220 डॉप्सन से यदि ओजोन परत कहीं पे कम है तो वहां पे ओजोन छिद्र कहा जाता है। तो एक बार अंटार्कटिका में भी ओजोन छिद्र देखा गया था जो कि वर्तमान में इस समय लगभग वो पूरा हो चुका है। इसके लिए कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, तो उन सभी के बारे में हम लोग जब इन सबको अलग अलग पढ़ेंगे तब जानेंगे। हम लोग एक अलग से टॉपिक भी पढ़ेंगे ओजोन लेयर। जब ओजोन लेयर हम लोग पढ़ेंगे तो फिर पढ़ेंगे उसमें क्या है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह क्या है, तो इन सभी के बारे में हम लोग उसमें जानेंगे। यहाँ पे एक चार्ट बनाया गया है जिसमें आप लोग को समझना है कि ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है और कैसे पाई जाती है। तो ये हमारे समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में कुछ मोटाई से यहाँ तक, और इसकी जो मोटाई है इसकी मोटाई विषुवत रेखा की तरफ ज्यादा है और ध्रुवों की तरफ कम है। ध्रुवों की तरफ इसकी मोटाई कम है, आप लोग सोच रहे हैं कि ऐसे बना हुआ है, तो इसकी मोटाई इधर ज्यादा है और ध्रुवों की तरफ कम है। और ओजोन का यही फार्मूला क्या O3 है, इसे सुरक्षा कवच कहा जाता है, हमने बताया। और ओजोन परत की खोज किसने किया था, यह भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रांस के दो वैज्ञानिक थे, फ्रांस के दो वैज्ञानिक थे, चार्ल्स फैब्रे और हेनरी बुसान। चार्ल्स फैब्रे और हेनरी बुसान ने इसकी खोज की थी और इसके नापने की इकाई क्या थी, डाप्सन, हमने पहले बताया। और अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन परत की खोज कब हुई थी, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्या 1913 ईस्वी में चार्ल्स फैब्रे और हेनरी बुसान ने ओजोन परत की खोज की थी। उसके बाद जब हमने बताया कि क्षोभ मंडल में -80 डिग्री आते -80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है, जब ये क्षोभ मंडल से हम लोग समताप मंडल में ऊपर जाना स्टार्ट करते हैं तो हमारा तापमान फिर बढ़ने लगता है। यहाँ तक तो घटता है, उसके बाद तापमान बढ़ने लगता है, यानी कि प्रति 200 मीटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के दर से, यानी कि प्रति 1 किलोमीटर 5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से हमारा तापमान बढ़ने लगता है। और ये बढ़ता जाता है यहाँ तक कि यानी कि जब हम लोग मध्य मंडल की सीमा तक आते हैं, मध्य मंडल की सीमा पर जब हम लोग पहुंचते हैं तो उसके बाद फिर हमारा तापमान जो है कम होने लगता है, यानी कि जब मध्य मंडल और आयन मंडल के सीमा पर हम लोग पहुंचेंगे तो हमारा तापमान घटते घटते इतना कम हो जाता है -1000 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि हमारा जो तापमान है वायुमंडल में वो घटकर कितना हो जाता है, यहाँ पर आयन मंडल और मध्य मंडल के बीच में -1000 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इतना ज्यादा तापमान कम हो जाता है। तापमान में अक्सर भिन्नता दिखाई दे रही है, यानी कि यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर तापमान में क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप लोग जवाब देंगे क्या, पहले घटता है फिर बढ़ता है, ऐसा ऑप्शन में दिया रहेगा। और ये भी दिया रहेगा कि बढ़ता है घटता है, ऐसा भी रहेगा, और दिया रहेगा क्या, पहले घटता है उसके बाद बढ़ता है। तो आपको यही ऑप्शन टिक करना है। यहाँ पे दिख भी रहा है कि पहले माइनस हो रहा है फिर प्लस हो रहा है, यानी कि पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं।
यहाँ पे आते आते हमारा तापमान क्या -1000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे आते हैं मध्य मंडल में, तो यहीं पे उल्का पिंड जो हमारे हैं, जो छोटे छोटे पिंड हैं ब्रह्मांड में इधर उधर टहल रहे हैं, तो वो जो उल्का पिंड पृथ्वी की तरफ आते हैं, तो वो जो आते आते जब मध्य मंडल में पहुंचते पहुंचते वो जल जाते हैं। यानी कि जब हमारे वायुमंडल में, यहाँ से हमारा वायुमंडल एक जो स्फीयर यानी कि वायुमंडल से स्टार्ट हुआ, तो जब हमारे यहाँ से आते आते वो उल्का पिंड यहीं से जलने लगते हैं वायु के घर्षण के कारण, जो कि यहाँ पे वायुमंडल के वायु के कण पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आते आते वो उल्का पिंड जो हमारे जल जाते हैं। जो बहुत बड़े पिंड होते हैं वही पृथ्वी तक करीब पहुंच पाते हैं, नहीं तो मध्य मंडल में आते आते जल जाते हैं और वो पृथ्वी तक नहीं आ पाते हैं। कभी कभी आप लोग देखे भी होंगे रात में कि कुछ पिंड जलते हुए आपको दिखाई देते हैं, जो जलते हुए जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं। तो ये सब वही है, हमारे मध्य मंडल में आते हैं और वो इतना तेजी से जलते हैं कि वो तुरंत समाप्त हो जाते हैं। तो ये उल्का पिंड कहाँ पे समाप्त हो जाते हैं, तो बताइएगा मध्य मंडल में। और इसको हमने बता दिया। उसके बाद यहाँ पे इनकी ऊंचाई यहाँ पे क्या है, क्षोभ मंडल की 0 से 18 है, यहाँ पे 0 से 18 हुई। और ये मध्य समताप मंडल की ऊंचाई क्या हुई, 18 से 50 किलोमीटर। और मध्य मंडल की ऊंचाई क्या है, 50 से 80। और ये हमारा आयन मंडल हुआ, आयन मंडल की ऊंचाई 80 से 400 किलोमीटर। और 400 से 1000 तक क्या हमारा वायुमंडल, उसके बाद हमारा ब्रह्मांड हो जाता है। यानी कि इतने में ही हमारे वायु के कण पाए जाते हैं। यानी कि अब यहाँ पे आते हैं आयन मंडल में। आयन मंडल क्या है, आयनोस्फीयर इंग्लिश में बोलते हैं। तो आयन मंडल में कई परतें पाई जाती हैं, आयन मंडल में कई परतें पाई जाती हैं। ये DEF परत है। तो ये कई परतों, वैज्ञानिकों ने इनको क्लासिफिकेशन किया है इनका DEF का परत। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे नेट इंटरनेट वगैरह सब यूज करते हैं, तो जो यूज करते हैं तो दिन में अक्सर लोग से सुनते होंगे कि नेट स्लो चल रहा है और रात में उसकी स्पीड बढ़ गई है। तो इसका एक रीजन ये भी है, पहले तो उसके यूजर भी कम हो जाते हैं, और उसका एक रीजन यहाँ पे भी है कि दिन में जो है धूप होने के कारण हमारी अल्ट्रावायलेट रेज, यानी कि जो हमारे सिग्नल्स हैं, वो यहाँ से परिवर्तित होते हैं। यानी कि जो भी हमारे नेट चल रहे हैं या बात हो रही है, वो सभी रेज यहाँ पे जाती हैं इस मंडल से वापस पृथ्वी पर, फिर दूसरे जगह पहुंचती हैं जहाँ के लिए हम लोग ट्रेस करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं तो धूप होने के कारण ये हमारी परत F तक, यानी कि हमारे F परत तक जाती है और वहां से वापस आती है। तो इसको ज्यादा दूरी तय करना पड़ता है, और रात्रि में जब रात हो जाता है तो ये D परत, यानी कि यहीं से हमारी रेज वापस आ जाती है, यानी कि D परत से ही वापस आ जाती है। तो रात में कम दूरी तय करना पड़ता है और जल्दी पहुंचती है। तो इसका एक रीजन ये भी है कि जो हम लोग कहते हैं कि रात में नेट तेज चलता है और दिन में स्लो चलता है, तो इसका एक फैक्टर यहाँ भी है कि F परत, दिन में F परत तक जाना पड़ता है हमारे रेज को, और रात में D तक ही जाना पड़ता है। तो आप लोग इनको ध्यान रखिएगा कि इसका क्लासिफिकेशन, यानी कि आयन मंडल को 3 भागों में बांटा गया है, DEF। इसे ही ताप मंडल या ऊष्मा मंडल कहा जाता है। यानी कि ताप मंडल, यानी कि इसमें तापमान हमने बताया कि यहाँ -1000 है, और यहाँ पे तापमान बढ़ते बढ़ते क्या, यहाँ पे +1000 हो जाता है। यानी कि -1000 से 1000 हुआ, इतना तेजी से तापमान इसमें बढ़ाते, इसलिए इसे ताप मंडल या उष्मा मंडल कहा जाता है। और इसे प्रकाश मंडल भी कहा जाता है। प्रकाश मंडल, चुंबक मंडल या अरोरा ध्रुवी ज्योति, यानी कि इन सभी नामों से इसको जाना जाता है। यदि पूछा जाए कि चुंबक मंडल किसे कहा जाता है, तो आयन मंडल को बताएंगे, और प्रकाश मंडल भी इसी को कहा जाता है। तो यहीं से हमारा जो है क्या संचार का माध्यम, यहीं से जो हमारे सारे सिग्नल्स हैं वो यहीं से बैंड होकर पृथ्वी पर वापस दोबारा आते हैं। जब हम लोग संचार पढ़ेंगे, संचार व्यवस्था, तो उसमें आपको बताएंगे कि कैसे प्रकाश मंडल से किरणें परावर्तित होती हैं। यदि आप लोग सोच रहे होंगे कि हम जैसे किसी के पास फोन किए तो डायरेक्ट यहाँ से हमारा सिग्नल उसके पास पहुंच गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम जैसे ही किसी के पास कॉल करना शुरू किए तो पहले वो कंपनी के पास जाता है, कंपनी से वहां से ट्रेस होता है, तो हमारी रेंज जाती है क्या, आयन मंडल में। आयन मंडल से परावर्तित होकर दूसरे व्यक्ति, यानी कि जहां पर भी सिग्नल भेजते हैं तो वहां पे पहुंचती, तब हमारा जाके कॉल वहां पे पहुंचता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हमने फोन मिलाया और डायरेक्ट हमारी रेंज पहुंच गई। पहले जाएगा कंपनी पास, यानी कि वहां से बड़े सिग्नल में ट्रांसफर होगा, बड़े सिग्नल में ट्रांसफर होने के बाद आएगा आयन मंडल में।
आयन मंडल से हमारी रेज परावर्तित होगी। आयन मंडल यानी कि इसे इसलिए भी कहा जाता है, यहाँ पे जो आयन के रूप में यानी कि प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे आयन के रूप में पाए जाते हैं, तो इसे भी आयन मंडल इसलिए कहा जाता है। यहीं से सभी रेज परावर्तित होती हैं, तो आप लोग इन सभी को ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग अब एक्सोस्फीयर यानी कि वायुमंडल, इसको भी तापमंडल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 1000 हुआ और उसके बाद फिर से यहाँ पे 400 किलोमीटर यानी कि 1000 किलोमीटर तक हमारा क्या है, ये वायुमंडल है। यानी कि 400 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक हमारा वायुमंडल है। और तापमान जब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जब 1000 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो उसके बाद हम लोग जैसे ही ऊपर जाएंगे, ऊपर जाते ही हमारा तापमान अब हमेशा बढ़ता जाएगा, अब नहीं घटेगा। जैसे हम लोग यहाँ तक आ जाते हैं उसके बाद हमारा तापमान बढ़ने लगता है और फिर वो सूर्य तक जाते जाते वो हमारा कम नहीं होता, यानी कि अब तापमान हमारा गिरावट नहीं होगी। अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हमारा तापमान बढ़ता जाएगा। और यहीं पे ध्रुवीय उपग्रह, यानी कि ये जो हमारे सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट से हमारा सिग्नल जो काम करता है, तो ये हमारे ध्रुवीय उपग्रह जो हैं वो सब यहीं पे स्थापित किए जाते हैं। यानी कि जो सैटेलाइट यानी ध्रुवीय उपग्रह जो हैं वो सब यहीं पे आयन मंडल और वायुमंडल के बीच में ही सभी स्थापित किए जाते हैं, लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। तो ये सब हमारे सैटेलाइट यहीं से काम करते हैं, वायुमंडल में स्थापित किए जाते हैं। और इसे तापमंडल, इसे भी तापमंडल कहा जाता है। तो बस इतना ही था इसमें। और इसका क्लासिफिकेशन और किया गया है कि सममंडल यानी कि मध्य मंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल, इन तीनों को मिलाकर क्या कहा गया है, सममंडल। यानी कि इन सभी को सममंडल कहा गया है। और ये विषम मंडल, आयन मंडल और आयन वायुमंडल, इनको दोनों को मिलाकर क्या विषम मंडल बोला गया। यानी कि इतना ही था इसमें चार्ट में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इनको नोट कर लिए होंगे। और अब हम लोग जब अगले वीडियो में पढ़ेंगे तो इन सभी के बारे में अलग से अध्ययन करेंगे। यानी कि हम लोग जब पढ़ेंगे तो एक एक टॉपिक लेके पढ़ेंगे, इसमें केवल चार्ट समझाया गया था। तो अगले टॉपिक में हम लोग जैसे क्षोभ मंडल पढ़ेंगे, फिर समताप मंडल के बारे में जानेंगे पूरा विस्तार से, फिर मध्य मंडल और उनसे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं, उन सभी के बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करते रहेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास शेयर करिए। अब हम लोग मिलते हैं इसी के अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।